नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ब्रिक्स 2021 का समिट ये हो चुका है कंप्लीट। होस्ट कंट्री था यहां पर इंडिया, तो इसलिए जो डिक्लेरेशन यहां पर निकल के आया है ये है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। नाउ उम्मीद इनिशियली यहां पर ये थी कि कंट्रीज ट्रैवल करेंगे इंडिया में, ये समिट होगा, मगर सिंस पैंडेमिक अभी भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो लीडर्स ट्रैवल अभी भी कर नहीं रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा समिट हुआ है। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है समिट का, ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। नाउ ब्रिक्स एट 15 क्यों? 15th इसलिए क्योंकि 2021 इस साल ब्रिक्स सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 15th ईयर एनिवर्सरी। जी हाँ, आज से 15 साल पहले सितंबर 2006 में ब्रिक्स को बनाया गया था। ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी और फिर ब्रिक्स की जो पहली समिट थी ये हुई थी जून 2009 में। हालांकि इनिशियली इस टाइम ये ब्रिक्स नहीं था, ये था ब्रिक। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने तीसरे समिट में बाद में इस ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके बाद ब्रिक बन गया ब्रिक्स। नाउ इस पूरे समिट में बहुत से इश्यूज पर बातचीत हुई है, सब डिस्कस करेंगे, मगर एक होता है कि हर समिट में क्विक विनर कौन था, सबसे तेजी से और शॉर्ट टर्म जीत यहां पर किसको मिली है। तो यहां पे मैं कहूंगा चाइना एक बहुत ही बड़ा क्विक विनर है इस पूरे समिट का। इनको यहां पर एक जीत मिल गई है। चाइना ने चुपचाप न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में एक स्टेटमेंट डलवा दी एट पैराग्राफ 71। ये आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का बाय द वे मतलब क्या होता है? मतलब सिंपली यहां पर ये है कि सिंस इंडिया होस्ट कर रहा था इस समिट को तो इसलिए डिक्लेरेशन का नाम हो गया न्यू दिल्ली। और डिक्लेरेशन ओवरऑल मतलब कि ये वो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये वो पूरे पॉइंट्स है जहां पर पांचों कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये सब एग्री करते हैं। तो इसमें देखो इन्होंने चुपचाप जो पैराग्राफ 71 है यहां पर यह लिखवा दिया कि वी मतलब के सारे जो ब्रिक्स देश हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी सपोर्ट टू चाइना टू होस्ट बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। नाउ ये मैं कहूंगा एक जीत है चाइना की, क्योंकि यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज बातचीत ये कर रहे हैं कि जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स हैं ये तो है जेनोसाइड ओलंपिक्स, उइगुर मुस्लिम्स का जेनोसाइड यहां पर हुआ है। उसके अलावा कई कंट्रीज चाइना को रिस्पॉन्सिबल मानती है फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक। तो बात की जा रही थी कि शायद 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये बॉयकॉट हो और मे बी क्वाड कंट्रीज इस बॉयकॉट को लीड करेगी। मगर एक बड़े क्वाड कंट्री इंडिया ने यहां पर क्लियर कर दिया है कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा 2022 के विंटर ओलंपिक्स में। ना यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इंडिया का जो ये निर्णय है ये सपोर्ट करते हैं? आप ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, चाइना के साथ टाइज रीबिल्ड करने का टाइम आ चुका है? फिर उसके अलावा यूएस ने जो अफगानिस्तान में किया है वो देखते हुए एटलीस्ट जब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट है हम यूएस पे इतना ट्रस्ट कर नहीं सकते, तो नीड अभी के लिए यही है कि चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करे? या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया शुड हैव टेकन अ स्टांस, ये जो स्टेटमेंट थी ये डालने से पहले मना कर देते, क्योंकि होस्ट कंट्री तो हम ही है ना, हमारा डिक्लेरेशन है एक तरीके से, तो वहाँ पे हमने ये बात डाल दी है। तो लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रॉपर ये क्वेश्चन ही मैं पूछूंगा कि हाल ही में बहुत से नए कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स बैंक को। ब्रिक्स बैंक आपको पता होगा ऑफिशियली कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को रिसेंटली कौन सी 3 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ब्रिक्स कंट्रीज को वैसे अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। दुनिया की 41% आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी। आप एक ही ग्रुप में भारत और चीन को डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आबादी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी ही। और उसके अलावा 30% दुनिया का जो लैंड है ये है ब्रिक्स कंट्रीज के पास। 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 16% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये है पावर अपने आप में ब्रिक्स की। मगर पावरफुल अपने आप में ये ग्रुप बिल्कुल दिखता है, मेजर कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेगी, मगर काफ़ी कमजोरियां भी हैं। कमजोरी एक तो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज ये मानती है कि ब्रिक्स ग्रुप काफ़ी हद तक चाइना सेंट्रिक है। काफ़ी बार हम इंडियन पर्सपेक्टिव से यूएस को कोसते हैं कि यूएसए एक तरफ क्वाड को बिल्ड करना चाहता है, यूएसए चाहता है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करनी है, मगर साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ आज भी इनके जो रिलेशंस हैं काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हम फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं विद पाकिस्तान। देखो, आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से इंडिया को देखोगे ना तो वो लोग यही सोचते हैं कि इंडिया एससीओ का पार्ट है, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, हर साल इनका यहाँ पे समिट होता है। और ब्रिक्स तो एक ऐसा ग्रुप है जिसको यूएस मानता है चाइना सेंट्रिक, क्योंकि चाइना यहाँ पर मेन इकोनॉमी है। ब्रिक्स कंट्रीज में सारी इकोनॉमीज आप कर दो एक तरफ
और चाइना की इकोनॉमी कर दो एक तरफ, तो तब भी चाइना की इकोनॉमी भारी पड़ेगी ऑन ऑल द अदर ब्रिक्स कंट्रीज। उसके अलावा जो सारी ब्रिक्स कंट्रीज है उनका चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है। इवन आप अगर देखो तो आपस में उनका ट्रेड इतना नहीं है जितना वो ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। दूसरा इशू यहाँ पर यह भी है ब्रिक्स का कि भारत और चीन में बॉर्डर को लेकर विवाद है और जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, सीपैक को लेकर। तो ब्रिक्स आप अगर दूर से देखो तो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप लगता है, ऑलमोस्ट लगता है कि पूरी धरती में ही फैला हुआ है, मगर आपस में अभी भी इतनी यूनिटी है नहीं। नाउ यूनिटी क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका होता है ट्रेड और इंक्रीज करो, और ट्रेड इस तरीके से इंक्रीज होना चाहिए कि सारी कंट्रीज लगातार चाइना पर ही फोकस ना करे, आपस में ट्रेड इंक्रीज करे। कि मतलब कि साउथ अफ्रीका ब्राजील का ट्रेड बढ़ना चाहिए, इंडिया ब्राजील का ट्रेड बढ़ना चाहिए, इंडिया रशिया का ट्रेड, रशिया साउथ अफ्रीका का ट्रेड। इसलिए पीएम मोदी ने टारगेट दिया था 2019 में कि ब्रिक्स कंट्रीज को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है ये हो $500 बिलियन का। क्या ये पॉसिबल अभी के लिए? देखिए, पैंडेमिक की वजह से ये जो टारगेट है काफी डिले हो जाएगा, मगर इट इज ए वेरी गुड वे टू यूनिफाई ब्रिक्स। नाउ अगर हम बात करें 13th ब्रिक्स समिट की, जी हाँ, भारत ने होस्ट किया है 13th ब्रिक्स समिट, और इसमें प्राइमरली 3 मेन पिलर्स पर फोकस किया गया है: पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज, और कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अगर हम बात करें पहले पिलर की, तो यहाँ पे फोकस किया गया रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पर। इसका मतलब प्राइमरली ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए। इसको लेकर ब्रिक्स कंट्रीज बिल्कुल सहमत है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि जो लैंग्वेज यूज की जाती है इस डिक्लेरेशन में ये बहुत गोलमोल होती है और इसमें टू द पॉइंट कोई बात की नहीं जाती। यहाँ पर ये लिखा होता है कि यूएन ने ओवर द ईयर्स बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, मगर भविष्य में अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हमने नहीं किया तो ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है कम होती रहेगी। तो ब्रिक्स कंट्रीज ये कहती है कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज की जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़नी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ना पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगी, क्या वीटो पावर मिलेगी, क्या परमानेंट सीट मिलेगी, इस इशू को लेकर चाइना और रशिया हो जाते हैं बिल्कुल चुप। तो यूएन बॉडीज के रिफॉर्म की तो यहाँ पर बात करी गई है, मगर रिफॉर्म किस टाइप का होगा उस पर कोई प्रॉपर यहाँ पर बातचीत नहीं हुई। नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के अलावा यहाँ पर बात की गई है अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान में रिसेंटली जो हुआ है ये देखकर हम चिंतित हैं। जो लगातार यहाँ पर वायलेंस बढ़ रहा है इसको देख के भी हम चिंतित हैं। हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं रीसेंट आतंकवादी हमलों की एट द हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो काबुल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी बात कर रहे हैं ये। और फिर साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ईरान, जो अफगानिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है, उसकी भी बात करी है कि हम लोग चाहते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज चाहती हैं कि जल्द से जल्द यूएसए और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील है ये भी फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि अभी के लिए लग रहा है कि यूएस शायद ये जो न्यूक्लियर डील है इस पर बातचीत रोक देगा ईरान के साथ। ना ये तो बात थी ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर अलग से स्टेटमेंट्स दी हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो ये सारा क्राइसिस है ये हुआ है यूएस फोर्सेस की वजह से। अब आप खुद सोच कर देखिए, यूएसए भी यहाँ पर देख रहा होगा कि इनका जो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री है ये रशिया के साथ बैठकर हमारी बुराई कर रहा है। मगर आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचे तो रशिया का सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो कंसर्न्स है बिल्कुल सेम है आतंकवाद को लेकर। रशिया भी फील करता है कि भविष्य में रशिया पे आतंकवादी हमला हो सकता है, और रशिया ओपनली ये भी कह चुका है कि इन द फ्यूचर जो तालिबान के आतंकवादी हैं ये जम्मू कश्मीर में भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल इंडिया का जो स्टांस है ऑन टेरर इसको बैक किया है, और ये स्टेटमेंट कैटेगोरिकली आई है फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन कि अफगानिस्तान एक गढ़ ना बन जाए आतंकवाद का जिससे बाकी कंट्रीज पे अटैक हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स कंट्रीज जो आतंकवाद का मुद्दा है, अफगानिस्तान का मुद्दा है, ये ओपनली रेस करेगी। हालांकि सैड बात यहाँ पर यह है कि ब्रिक्स का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वहां पर तालिबान का मेंशन बिल्कुल नहीं किया गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि तालिबान को रिटन लैंग्वेज में आज भी ये मेंशन नहीं कर रहे जब ये बात करते हैं आतंकवाद की। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर एक जीत ये भी है कि पहली बार ब्रिक्स कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। यहाँ पे आप देखोगे पीएम ऑफ इंडिया ने इस पर ट्वीट भी करी है। नाउ ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान सिंपली ये है कि इसके अंडर वर्कशॉप्स होंगी और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये आपस में कोऑपरेट करेगी कि किस तरीके से आतंकवाद से हम आपस में एक दूसरे को सेफ रख सकते हैं। इसमें कुछ हद तक इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे कि कैसे हम ऑनलाइन जो टेररिज्म फैलाया जाता है इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसको काउंटर कर सकते हैं। तो जो ये काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान है ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए
फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। उसके अलावा यहाँ पर बात करी गई है ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म के बारे में। या आप कह सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज का एग्रीकल्चर विंग है। इसके जो मेन हेडक्वार्टर है या फिर आप कह सकते हैं जो इसका कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ये आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो इस पर भी ये प्रॉपर्ली काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अंडर ब्रिक्स कंट्रीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं ये आपस में शेयर करेंगी। और फाइनली शायद यहाँ पे आप यही पूछें कि ब्रिक्स गेम्स का क्या हुआ। ये सुना था कि ब्रिक्स गेम्स होंगी इस बार, देखिए पेंडेमिक की वजह से मेरे ख्याल से काफी उसमें डिले दिखे आपको, मगर खेलो इंडिया गेम्स के साथ उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स गेम्स भी यहाँ पे होंगी। मगर इस पूरे डिक्लेरेशन में आप अगर देखोगे एक ही आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगा, वो है विंटर ओलंपिक गेम्स का। और चाइना की जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, उसने ऑलरेडी जो ये विंटर गेम्स की जो जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है, इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज बॉयकॉट करे या ना करे, ब्रिक्स कंट्रीज तो बिल्कुल चाइना के समर्थन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और शी जिनपिंग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द न्यूएस्ट मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे शंघाई चाइना में, ये कौन कौन से देश हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। इन 3 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स बैंक। यहाँ पे आप देख पाओगे। तो अब ये यहाँ पर मेंबर है ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे ही, अब 3 कंट्रीज यहाँ पे हो चुके हैं ऐड। इनका शेयर यहाँ पे क्या होगा अभी डिस्कस किया नहीं गया, क्योंकि अभी इनको पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना बाकी है। ये बताएंगे कंट्रीज अपने हिसाब से कि कितना पैसा यहाँ पे निवेश करेंगे ये। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि चाहे इनका स्टेक जितना भी हो, मेजॉरिटी स्टेक हमेशा जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं इस बैंक के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनका ही रहेगा। 55% स्टेक हमेशा यहाँ पर फाउंडिंग कंट्रीज का रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 15 सितंबर से। तो अभी भी प्राइसेस कम है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस। इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज। इसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो 24 महीने का कोर्स है, इसके प्राइस अभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 3324 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पर गिर जाएंगे। 3000 रुपये से भी कम आपको पे करना है पर मंथ। और आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी घर बैठ के या फिर काम करते हुए कहीं भी आप कर सकते हैं। सो ये जो प्राइसेस है बढ़ने वाले हैं फ्रॉम 15 सितंबर। तो उससे पहले इफ यू वांट यू कैन बाय दिस कोर्सेज। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।